हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो स्टूडेंट, लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक विश्वास है कि जनता ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन लोकतंत्र के भी कई रूप है, जैसे कि उदारवादी हो गया, सहभागी हो गया, विमर्शी हो गया। तो आज हम जानेंगे इनका पहला रूप, उदारवादी प्रतिनिधिक लोकतंत्र, जिसकी नींव आधुनिक युग की सबसे बड़ी क्रांतियों ने रखी थी। तो स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि एक विचार है। समय के साथ इसके अलग अलग रूप और सिद्धांत सामने हैं। तो स्टूडेंट, जो लोकतंत्र का विचार है वो हजारों साल पुराना विचार है, लेकिन समय के साथ इसके जो सिद्धांत और रूप है वे परिवर्तनशील रहे हैं, वे बदलते रहे हैं। तो आधुनिक काल में जो लोकतंत्र है वो सिर्फ जनता का शासन ही नहीं रहा, बल्कि एक विचारधारा बन गया है जो कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित विचारधारा है। तो इसी सोच ने लोकतंत्र को तीन प्रमुख रूपों में बांटा। तीन प्रमुख सिद्धांत हमें देखने को मिले। फर्स्ट हमारा उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र, सेकंड हमारा सहभागी लोकतंत्र और थर्ड हमारा विमर्शी लोकतंत्र। तो इन तीनों में सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप है हमारा उदारवादी प्रतिनिधिक लोकतंत्र। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे उदारवादी प्रतिनिधिक लोकतंत्र के उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में। तो उत्पत्ति यूरोप में प्रबोधन काल से। तो 18वीं सदी में यूरोप में प्रबोधन काल या इनलाइटमेंट ईरा आया। तो यह वो समय था जब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किया है, राजा सर्वोच्च क्यों है, जनता की स्वतंत्रता कहाँ है, और इन्हीं सवालों से जन्म हुआ उदारवादी लोकतंत्र का। तो जॉन लॉक, माउंटेस्क्यू, रूसो जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, अधिकार और कानून के शासन पर बल दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जॉन लॉक है, तो इन जैसे जो विचारक थे इन्होंने मानव अधिकार, स्वतंत्रता और कानून के शासन की नींव रखी। फिर अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति ने इसे और ज्यादा मजबूत किया। तो जो अमेरिकी क्रांति थी वो हमारी 1776 और जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति थी वो हमारी 1789 में हुई थी। उसके बाद से ही जो इन विचारक थे, इन विचारों को एक हकीकत बना दिया गया। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे उत्पत्ति और विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा विशेषताओं को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं विशेषताओं के बारे में, उनके फ्यूचर्स के बारे में। तो विशेषताओं में अगर हम बात करें तो उदारवादी लोकतंत्र की पहचान मुख्य 5 तत्वों से होती है। वे हमारे सबसे पहले आती है व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, यानी कि जैसे कि बोलना, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता हो गई। स्टूडेंट, जो दूसरी जो विशेषता आती है वो आती है कानून का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। तो कानून के शासन में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। थर्ड विशेषता आती है शक्तियों का विभाजन, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अलग अलग काम दिए गए हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उसकी ओर से शासन करते हैं। स्वतंत्र चुनाव और बहुदलीय व्यवस्था, ताकि जनता को विकल्प मिल सके। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी कुछ विशेषताएं। विशेषताओं के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रकार को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं प्रकार की। तो प्रकार में हम देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति प्रणाली होती है, जैसे कि अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका अलग। तो जो
राष्ट्रपति प्रणाली होती है, इसमें कार्यपालिका और जो विधायिका होती है वो अलग अलग होती है। और राष्ट्रपति प्रणाली हमारी अमेरिका में देखी जाती है। सेकंड आती है संसदीय प्रणाली, जैसे कि भारत और ब्रिटेन। कार्यपालिका संसद से निकलती है। तो संसदीय प्रणाली वो प्रणाली होती है जहाँ पे जो कार्यपालिका है वो संसद से निकलती है, और संसदीय प्रणाली हमारे भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में देखी जाती है। थर्ड आती है हमारी संघीय प्रणाली, जिसमें केंद्र और राज्यों में शक्ति का बंटवारा होता है। तो संघीय प्रणाली वो प्रणाली होती है जहाँ पे सत्ता केंद्र और राज्यों में बटी होती है, ताकि जो लोकतंत्र है वो स्थानीय स्तर तक पहुंचे। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्रकार, प्रणाली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे शक्तियों को लेकर आता है। अब हम बात कर लेते हैं शक्तियों की, यानी कि क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा। तो यह जो प्रणाली है मानव अधिकारों की रक्षा करती है। नागरिकों को समान अवसर और कानून का संरक्षण, नागरिकों को समान अवसर और कानून के संरक्षण का भरोसा देती है। स्थिर शासन और जवाबदेही, और साथ साथ शासन को जवाबदेह और स्थिर बनाए रखती है। तो यही थी हमारी कुछ इस प्रणाली की शक्तियां। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रणाली की कुछ सीमाओं के बारे में। सीमाएं में हम देखें केवल चुनाव तक सीमित रह सकता है। तो स्टूडेंट जो हर प्रणाली होती है उसकी कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो कभी कभी यह केवल चुनाव तक सीमित रह जाती है। आर्थिक सामाजिक असमानता बनी रहती है, जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है वो हमें देखने को मिल जाती है। शक्तिशाली वर्ग और कॉर्पोरेट प्रभाव डाल सकते हैं, तो राजनीतिक दल और कॉर्पोरेट ताकतों का जो दबदबा है वो लोकतंत्र को कमजोर करता है। तो यही कुछ सीमाएं थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है दार्शनिकों के विचार। अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिकों के विचार के बारे में, जिसमें हमारे सबसे पहले आते हैं जॉन लॉक। तो स्टूडेंट आप जैसे देख सकते हैं ये हमारे जॉन लॉक जी है। तो इन्होंने प्राकृतिक अधिकार दिए। तो जो जॉन लॉक है उन्होंने बोला कि जो लाइफ हो गया, लिबर्टी हो गया, यानी कि जीवन का, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, ये सभी हर व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। उसके बाद आए हमारे मोंटेस्क्यू। उन्होंने शक्तियों के विभाजन की बात करी। तो उन्होंने कहा सत्ता को दुरुपयोग रोकने के लिए शक्ति का विभाजन जरूरी है। रूसो ने सामान्य इच्छा, यानी कि जो हमारे रूसो थे उन्होंने जनता की सामूहिक इच्छा की सर्वोच्च है, उन्होंने ये विचार दिया। मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंशन, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र की आत्मा है, ये बात करी। तो स्टूडेंट ये था उदारवादी प्रातिनिधिक लोकतंत्र, जो लोकतंत्र की रीढ़ है। लेकिन क्या सिर्फ प्रतिनिधि चुन लेना ही लोकतंत्र है? जी नहीं, लोकतंत्र तब जिंदा है जब हर जनता हर निर्णय में सक्रिय हो। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र के सहभागी लोकतंत्र के बारे में। तो स्टूडेंट लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की रोजमर्रा की भागीदारी और विचार विमर्श से ही लोकतंत्र जिंदा रहता है। तो आज जानते हैं हम सहभागी लोकतंत्र और विमर्शी लोकतंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहभागी लोकतंत्र के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे लागू करने के बारे में। तो नागरिक केवल चुनाव में नहीं बल्कि नीतियों और निर्णयों में भी भाग ले। तो स्टूडेंट सहभागी लोकतंत्र का अर्थ है जो नागरिक है वो केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि नीतियों और निर्णयों में भी भाग ले। यानी कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी है। स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करना, तो पंचायतों और नगर पालिकाओं को मजबूत करना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा लागू करना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है महत्व का। महत्व में हम बात करें तो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र जीवंत और जवाबदेह बनता है। तो स्टूडेंट जब नागरिक सक्रिय होते हैं तो सरकार जवाबदेह बनती है, नीतियां जनता की जरूरतों के अनुसार बनती है, और जो लोकतंत्र है वो जीवंत हो जाता है। तो नीतियों में जनता की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलता है। तो ये थी इसके महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भागीदारी बढ़ाने के तरीके। तो अब हम बात कर लेते हैं भागीदारी बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, किन किन माध्यम से हम जो नागरिकों की भागीदारी या लोकतंत्र में उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राम सभाएं, मोहल्ला सभाएं आयोजित करी जाए, वे बैठकें आयोजित किया जाए, जनमत संग्रह लिया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी फीडबैक लेना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहां से फीडबैक लेना, एनजीओ और सामाजिक आंदोलन की भागीदारी। तो जो एनजीओ है और सामाजिक आंदोलन की भागीदारी है, तो स्टूडेंट ये सब लोकतंत्र को जनता के करीब लाते हैं। तो यही थे हमारे भागीदारी बढ़ाने के तरीके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आलोचना को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आलोचना की। तो आलोचना में हम देखें हर नागरिक के पास समय और ज्ञान नहीं होता। तो स्टूडेंट जो हमारा ये लोकतंत्र है, तो स्टूडेंट जो ये हमारा लोकतंत्र है इसके कुछ सीमाएं भी है। तो हर व्यक्ति
स्टूडेंट प्रत्येक व्यक्ति के पास समय और ज्ञान नहीं होता, इसलिए जो निर्णय की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। तो निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है, भीड़ तंत्र का खतरा भी बढ़ता है। तो जो भीड़ का दबाव है, जो मॉब रूल है, वो भी लोकतंत्र में बदल सकता है। तो स्टूडेंट यही थी इसकी आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है दार्शनिकों के विचार। अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिकों के विचार के बारे में, जिसमें हम कुछ प्रमुख दार्शनिकों की बात करते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले आता है रूसो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे रूसो सर है, इन्होंने सीधे भागीदारी का समर्थन किया। तो रूसो सीधे भागीदारी का समर्थन करते हैं। कार्ल पैटन समान अवसर की वकालत करते हैं। तो कार्ल पैटमैन समान अवसर और समान भागीदारी की वकालत करती है। मैक्स फर्जन सहभागी स्वतंत्र और सामाजिक न्याय संभव। तो मैक्स फर्जन कहते हैं कि सहभागी लोकतंत्र से ही जो सामाजिक न्याय है वो संभव है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे दार्शनिकों के विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विमर्शी लोकतंत्र का। अब हम बात कर लेते हैं विमर्शी लोकतंत्र की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विमर्शी लोकतंत्र के कुछ प्रमुख विशेषताओं की। तो निर्णय प्रमुख विशेषताओं में हम देखेंगे निर्णय संवाद और चर्चा के आधार पर है। तो स्टूडेंट ये जो लोकतंत्र है ये सबसे विचारशील रूप वाला लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे जो निर्णय होता है वो बहुमत नहीं बल्कि संवाद से होता है। तो नागरिक समान रूप से भाग लेकर तर्क वितर्क करते हैं। तो हर नागरिक बराबरी से बात करते हैं, तर्क देता है और अपनी सहमति बनाता है। लक्ष्य इसका केवल यही है, केवल बहुमत नहीं बल्कि बेहतर और न्यायपूर्ण न्याय। तो हर नागरिक बराबरी से बात करता है, तर्क देता है। और आज जो इंटरनेट और सोशल मीडिया है उसमें भी इस संवाद को और आगे बढ़ाया गया है। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया ने विमर्श को बढ़ाया। तो स्टूडेंट यही थी हमारी कुछ प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दार्शनिकों के विचार। तो अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिकों के विचार के बारे में, जिसमें हमारे सबसे पहले आते हैं जुर्गन हैबरमास। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे जुर्गन हैबरमास जी है। तो इन्होंने संवाद और तर्क लोकतंत्र की आत्मा। तो जुर्गन हैबरमास कहते हैं कि संवाद लोकतंत्र की आत्मा है। अमर्त्य सेन कहते हैं सार्वजनिक तर्क वितर्क से लोकतंत्र मजबूत। अमर्त्य सेन ने कहा है कि जो सार्वजनिक तर्क वितर्क है उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। थर्ड आता है जोशुआ कोहेन, उन्होंने लोकतंत्र को तर्कपूर्ण सहमति चाहिए। तो जोशुआ कोहेन कहते हैं कि लोकतंत्र को तर्कपूर्ण सहमति यानी कि रीजनल एग्रीमेंट पर आधारित होना चाहिए। तो यही थे हमारे कुछ दार्शनिकों के विचार हमारे विमर्शी लोकतंत्र को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र का पारंपरिक रूप है। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होगी कि जो लोकतंत्र है वो सिर्फ एक शासन ही नहीं है बल्कि 3 स्तंभों पर आधारित एक टिका हुआ विचार है। तो जो हमारा उदारवादी लोकतंत्र है वो हमें स्वतंत्रता और अधिकार देता है। सहभागी लोकतंत्र नागरिकों को ज्यादा सक्रिय बनाता है। तो जो सहभागी लोकतंत्र है वो हमें भागीदारी और जिम्मेदारी देता है। विमर्शी लोकतंत्र नागरिकों के बीच संवाद और सहमति पर आधारित है। और जो विमर्शी लोकतंत्र है वो हमें संवाद और सहमति सिखाता है। तीनों रूप मिलकर लोकतंत्र को अधिक समावेशी, जवाबदेह और न्यायपूर्ण बनाता है। तो तीनों मिलकर लोकतंत्र को बनाते हैं समावेशी, जवाबदेह और न्यायपूर्ण। तो स्टूडेंट यही थे हमारे तीनों प्रकार के लोकतंत्र जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में हमारे टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थी आपकी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।